ई कंटेंट योजना अंतर्गत आज हम प्रस्तुत वीडियो में कक्षा बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में द्वितीय प्रश्न पत्र और पाठ्य पुस्तक का नाम है 7 एकांकी संग्रह। 7 एकांकी संग्रह में संकलित छठी एकांकी है और वह जा न सकी। इस एकांकी के रचयिता या लेखक हैं, एकांकीकार है विष्णु प्रभाकर। इसके बारे में हम इसके जो शेष गद्यांश है जो व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे। मैं SL बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर। और जिस कंटेंट की विषय वस्तु की हम चर्चा करेंगे प्रस्तुत वीडियो में, यह विषय वस्तु या कंटेंट महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA द्वितीय वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित है। आज हमारा विशेष फोकस और वह जा न सकी एकांकी पर रहेगा। तो कृपया करके BA द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत ऐसी छात्राएं हैं जो हिंदी विषय का अध्ययन कर रही हैं, वे छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसका गौर से अवलोकन करें। तत्पश्चात प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही ना बरतें। प्रस्तुत वीडियो में मैं बेहद ज्ञानवर्धक और रोचक सामग्री प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो कृपया करके इसको ध्यान से देखें, सुनें। तो आज हम और वह जा न सकी जो एकांकी है, इसका चौथा जो प्रमुख गद्यांश है, जो व्याख्या की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कृपया करके छात्राएं इसको गौर से देखें, सुनें। तो चौथा गद्यांश को पहले हम पढ़ते हैं। आज यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। चौथा, पांचवा और छठा, 3 जो मार्मिक गद्यांश और हैं, व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और एक वे हैं, माना वे विद्वान हैं, दुनिया उन्हें पूछती है, पर वे किसी का ख्याल क्यों नहीं रखते। इतनी सुंदर बातें करते हैं, इतना सुंदर लिखते हैं, पर वे यह क्यों नहीं सोचते कि दूसरे भी मनुष्य हैं। कई दिन से मेरी उंगली में पीड़ा है, पर उन्हें इस बात की चिंता नहीं कि काम कैसे होगा, कौन करेगा। गहरा निश्वास। पिछले मास में तेज बुखार में तड़पती रही, पर उन्होंने दवा लाकर नहीं दी। 2 मिनट से अधिक पास नहीं बैठे, आए, हंसे और चले गए। ये तो श्रीधर था, बेचारे ने न दिन देखा न रात, पट्टी से लगकर मेरी सेवा की। इनके भरोसे तो मैं मर जाती, उन्हें क्या, और किसी से शादी कर लेते। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे, इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे।
तो पहले हम इसका संदर्भ, तत्पश्चात प्रसंग, फिर भावार्थ और लास्ट में इसका कलात्मक सौंदर्य देखेंगे। ये वाक्य के 4 सोपान होते हैं: संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और कलात्मक सौंदर्य। तो प्रस्तुत गद्यांश या गद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक 7 एकांकी संग्रह में संकलित विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित या लिखित एकांकी और वह जा न सकी शीर्षक एकांकी से उद्धृत है, अवतरित है या लिया गया है। अब हम इस गद्यांश का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक या एकांकीकार किस बात का वर्णन कर रहा है, चित्रण कर रहा है, उसको निहारते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में शारदा के पति शैलेंद्र एक कवि व लेखक हैं। घर अभाव में चलता है और आए दिन शैलेंद्र के मित्र व मेहमान आते रहते हैं घर में। शारदा को दूसरों से मांगकर उनके खाने का प्रबंध करना पड़ता है। मांग करके शैलेंद्र रचना करने के उद्देश्य से अपने ही विचारों में प्राय डूबा रहता है और उसके पास इतना समय नहीं होता है कि वह शारदा या अपने बेटे शरद से अधिक बातें कर सके। शैलेंद्र का यह व्यवहार शारदा को नहीं सुहाता, अच्छा नहीं लगता और वह शैलेंद्र के इस व्यवहार को लेकर अपने मन में सोचने लगती है। तरह तरह के उसके मन में नेगेटिव पॉइंट, नकारात्मक विचार आते हैं। इसी का यहाँ एकांकीकार द्वारा विवेचन किया गया है। शारदा अपने मन में क्या क्या सोचती है, उस बात का प्रस्तुत गद्यांश में, गद्यखंड में लेखक वर्णन कर रहा है, चित्रण कर रहा है। तो अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत जो गद्यांश है, गद्यावतरण है, उसका भावार्थ। प्रस्तुत गद्यांश में शारदा अपने पति शैलेंद्र को लेकर मनी मन सोचती है कि बे का मतलब उसके पति शैलेंद्र बे हैं, माना कि वे एक विद्वान पुरुष है, एक सुधी पुरुष है। सारी दुनिया उनकी विद्वता की कायल है, उनका लोहा मानती है कि वो वास्तव में विद्वान है। लोग उनसे सलाह लेने आते हैं, सलाह मशवरा करने आते हैं तथा उन्हें मान सम्मान देते हैं, उन्हें अच्छा रेस्पेक्ट देते हैं और लोगों के बीच में उनकी इमेज है, उनकी गरिमा है। परंतु वे किसी के सुख दुख का ख्याल नहीं रखते, ये इस बात का मलाल है। वे दूसरों के साथ सुंदर बातें करते हैं, अच्छी अच्छी मीठी मीठी, और अपने व्यवहार से दूसरों के मन को मोह लेते हैं। वे सुंदर और प्रभावशाली लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं। लोगों पर उनका जो लेखन है से लोग प्रभावित होते हैं और बेहद रुचिकर है उनका लेखन कार्य। लेकिन वे यह क्यों नहीं सोचते कि दूसरे भी तो मनुष्य हैं, उनकी भी अपनी भावनाएं होती है और सुख दुख होते हैं। वे दूसरों की भावनाओं, वे सुख दुखों की कद्र आखिर क्यों नहीं करते? क्या कारण है ऐसा? मेरी उंगली में फुंसी हो गई और कई दिनों से मुझे पीड़ा हो रही है, परंतु उन्हें इस बात की कोई चिंता ही नहीं। यानी पत्नी और बच्चों के बारे में शैलेंद्र कतई ध्यान नहीं देते, सोचते नहीं।
मेरी उंगली में फुंसी हो गई और कई दिनों से मुझे पीड़ा हो रही है, परंतु उन्हें इस बात की कोई चिंता ही नहीं है। उनके इस प्रकार के व्यवहार से यह सब कैसे चल पाएगा, कैसे क्या है गृहस्थी आगे बढ़ेगी और कैसे हम साथ रह पाएंगे। ये चिंतनीय विषय है, सोचने की बात है। घर में इतना सारा काम और ऊपर से इनके आने जाने वाले मित्र व मेहमान, इन सब की व्यवस्था कौन करेगा। इसके बाद शारदा ये सोचती है कि पिछली बार उसे तेज बुखार आया था, बहुत जोर से बुखार चढ़ गया था और बुखार के कारण वह तड़पती रही, परंतु उन्होंने अर्थात शैलेंद्र ने उसे दवा तक लाकर नहीं दी। या तो वे उसके पास आए ही नहीं, और यदि आए भी तो उसके पास 2 मिनट से अधिक बैठे ही नहीं। उसके सुख दुख को उन्होंने नहीं जाना, बस आए और हंसकर चल दिए। वे तो बेचारा श्रीधर ही था। बेचारे ने न तो दिन देखा न रात, मेरी चारपाई से लगकर बैठा रहा और दिन रात मेरी सेवा करता रहा। यदि मैं इनके शैलेंद्र के पति के भरोसे रहती तो न तो मेरा इलाज हो पाता और न ही मेरी सेवा शुश्रूषा हो पाती, बल्कि मैं मर जाती। यदि मैं मर भी जाती तो इनका क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है। ये तो दूसरा विवाह कर अपनी गृहस्थी फिर से बसा लेते, अपनी सुख सुविधाओं में खो जाते। तो ये इस पद्यांश का भावार्थ है, सरल अर्थ है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण है उसको देखते हैं। प्रस्तुत अवतरण में एकांकीकार ने शारदा के अंतर्द्वंद को बड़े ही सशक्त ढंग से उभारा है, उद्धृत किया है। अपने पति के उपेक्षित व्यवहार से एक नारी किस प्रकार व्यथित हो जाती है, एकांकीकार ने इसका सुंदर ढंग से चित्रण किया है कि अकेली जो नारी है उसका किस प्रकार से जीवन यापन होता है, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। और प्रस्तुत अवतरण में विश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, तत्सम व तद्भव शब्दों का प्रयोग है और अवतरण की भाषा खड़ी बोली हिंदी है। विचार व भावों की अभिव्यक्ति सुंदर है और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध, लेखक या एकांकीकार के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम अगला जो गद्यांश है उसको 5वां गद्यांश है उसको पढ़ते हैं, फिर इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। गहरा निश्वास, उसने कितना ठीक कहा था, कितना ठीक स्वप्नदर्शियों से प्रेम हो सकता है, पर निभा होना कठिन है। निभा होना कठिन है, कठिन है, हाँ कठिन है, बहुत कठिन है, असंभव है। स्वप्नदर्शी को पत्नी ही नहीं पुजारन की जरूरत होती है, उस पुजारन की जो माँ का हृदय रखती है, जो अपने को मिटाना चाहती है, जिसके अरमान पूरे हो चुके हैं, जिसकी लालसाएं तृप्त हो चुकी हैं, पर मैं तो अभी प्यासी हूँ। वे भी तो अपना स्वार्थ पूरा करना जानते हैं, फिर वे दूसरों के स्वार्थ की चिंता क्यों नहीं करते? क्यों वे एक बार भी मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आए? क्यों उन्होंने नहीं सोचा कि मैं भी कुछ चाहती हूँ, मैं भी कुछ चाहती हूँ। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले हम इसका
संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक 7 एकांकी संग्रह में संकलित विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित या लिखित एकांकी और वह जा न सकी नामक एकांकी से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में शारदा को अपनी सखी की बातें याद आती हैं कि उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि स्वप्नदर्शियों के साथ प्रेम तो हो सकता है, परंतु उनके साथ प्रेम का निर्वाह कर पाना कदापि संभव नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के साथ जीवन बिताने के लिए परिवार वालों को मनाना भी कठिन होता है, परंतु शारदा ने एक ने मानी और शैलेंद्र के साथ विवाह किया था। इसी क्रम में शारदा सोचती है, चिंतन करती है कि अब मेरा निर्वाह कैसे होगा। तो अब हम व्याख्या का अगला सोपान भावार्थ या सरल अर्थ है उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में शारदा अपनी पुरानी सखी की बातों को याद करते हुए कहती है कि उसकी सहेली ने उससे ठीक ही कहा था, बिल्कुल सही कहा था कि स्वप्नदर्शियों के साथ प्रेम तो किया जा सकता है, परंतु उनके साथ जीवन का निर्वाह कर पाना कठिन है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्वप्नदर्शी अपनी कल्पनाओं में खोए रहते हैं। उनको कल्पनाओं से मतलब है, पत्नी बच्चे भाड़ में जाए। उन्हें केवल स्वयं से अपनों से मतलब होता है, दूसरों की भावनाओं और उनके सुख दुख के साथ उनका कोई संबंध नहीं होता है। ऐसे स्वप्नदर्शी को जीवन जीने के लिए एक पत्नी की नहीं अपितु एक पुजारन की आवश्यकता होती है जो उसकी पूजा करे। एक ऐसी पुजारन जो एक माँ का हृदय रखने वाली हो, जो दूसरों की खातिर स्वयं को मिटाना जानती है, जो बस उसकी सेवा करती रहे और बदले में उससे न तो कुछ मांगे और न ही उससे कुछ चाहे, जिसकी अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी हो चुकी हो, जिसके अपने सारे अरमान पूरे हो चुके हों, सारी आकांक्षाएं सारी तृष्णाएं उसकी शांत हो चुकी हैं। माँ तो ऐसा त्याग कर सकती है, परंतु वह तो शैलेंद्र की पत्नी है, उसकी घरवाली है, उसकी धर्म पत्नी है, अर्धांगिनी है, उसके अपने अरमान हैं, अपनी इच्छाएं हैं, अपनी तृष्णाएं हैं। वह अब भी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अतृप्त है, क्योंकि शैलेंद्र के पास इतना समय नहीं है कि वह उसे समय दे सके, उसके साथ कुछ समय व्यतीत कर सके और उसके वो अरमान पूरे कर सके। शैलेंद्र केवल इतना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं, परंतु दूसरों का स्वार्थ क्या है, कोई उनसे अपने लिए क्या अपेक्षा करता है, इसकी उन्हें तनिक भी चिंता नहीं है। एक पत्नी की अपनी तमन्नाएं होती है, अपने अरमान होते हैं, वह भी अपने पति से कुछ चाहती है, उसके भी अपने अरमान होते हैं, परंतु शैलेंद्र ने कभी उसकी इच्छाओं की ओर ध्यान नहीं दिया और न ही वे उसके लिए कभी कोई वस्तु लेकर आए जो कि एक पत्नी के मन को संतृप्त कर सके। पत्नी को सेटिस्फाई करने के लिए उनके पास समय नहीं है। वे तो केवल अपने लिए ही जीना चाहते हैं, दूसरों के सुख दुख से उन्हें कदापि कोई लेना देना नहीं है। आखिर शैलेंद्र ये क्यों नहीं सोचते कि पत्नी भी एक मनुष्य है, उसके भी अपने अरमान हैं, वह भी अपने लिए अपने पति से कुछ चाहती है, उसकी भी अपनी शारीरिक व मानसिक आवश्यकताएं हैं। आखिर वे क्यों नहीं सोचते कि मैं भी अपने लिए उनसे कुछ चाहती हूँ, वे क्यों नहीं उसके सुख दुख का ध्यान रखते हैं, क्योंकि पति पत्नी को आपस में सुख दुख में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। ये पति धर्म और ये पत्नी धर्म होता है। तो ये प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ है। अब हम
इस गद्यांश पे टिप्पणी या इसका कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने दाम्पत्य जीवन के लिए यह आवश्यक है कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझें और परस्पर एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रखें, ख्याल रखें। विशेष रूप से नारी जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाती है, वह अपने पति से क्या चाहती है, पति को इसका एहसास कर लेना चाहिए, तभी दाम्पत्य जीवन सुखद व आनंददायक रह सकता है। एकांकीकार ने प्रस्तुत अवतरण में यही संदेश देने का प्रयास किया है और ये प्रयास सफल रहा है। और प्रस्तुत गद्यांश में भावात्मक शैली के साथ साथ जीवन का यथार्थपरक चित्रण किया गया है। तत्सम शब्दों के साथ साथ तत्व शब्दों का प्रयोग किया गया है। विचार व भावों की प्रस्तुति सटीक व सारगर्भित है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली से सरल सुबोध लेखक या एकांकीकार के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम अगला अंतिम जो गद्यांश है, जो परीक्षा की दृष्टि से, व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण अंश है, महत्वपूर्ण गद्यांश है, उसकी हम चर्चा करते हैं। तो पहले हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं और तत्पश्चात इसकी व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे। तो पहले इसका अध्ययन करते हैं। मैं भी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ, ऐसा बदला लूँगी कि याद रखेंगे। दुनिया भर में बदनाम ने किया तो मुझे सारदाम न कहना। दूसरे का घर उजाड़ना हंसी खेल नहीं है और न किसी विवाहता को आसानी से धोखा दिया जा सकता है। मैं आज ही जाऊंगी, आज ही। वह तो शरद के कारण रुकी थी, नहीं तो कभी की चली जाती। शरद मेरा है, मेरे साथ रहेगा। मैं उसे यहाँ नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकती। क्षणिक मौन जिसमें सामान उठाने का स्वर, ने जाने क्या बातें कर रहे हैं। चलूं, 2 बातें मैं भी कर लूं और जान लूं कि आखिर वे क्या सोचते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। फिर पूछूंगी। फुसफुसाहट के स्वर पास आते हैं। तो घुट घुट कर बातें हो रही है। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं, इसकी सह प्रसंग व्याख्याएं करते हैं। तो पहला संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक 7 एकांकी में संकलित विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एकांकी और वह जा न सकी शीर्षक एकांकी से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में शैलेंद्र के पास उनकी पड़ोसन शीला आती है। दोनों में घुट घुट कर बातें होती हैं। शारदा जो कि शैलेंद्र की पत्नी है को यह बुरा लगता है। उनमें आपस में जो वार्तालाप होता है, जो चिकनी चुपड़ी बातें होती है, घुट घुट करके जो बातें करते हैं, वो शारदा को बुरी लगती है। उससे उसके मन में ज्वेलसी हो जाती है, जलन हो जाती है। वह शरद को मनोरमा चाची के पास अटेरन लेने भेजती है और कटुता के साथ सोचती हुई कहती है। क्या कहती है? अगला जो सोपान है शुद्ध गद्यांश का भावार्थ है, उसमें हम देखते हैं।
तो प्रस्तुत गद्यांश में शारदा को शैलेंद्र के पास शीला का रोजाना इस तरह आना अच्छा नहीं लगता है कि बार बार एक पर पुरुष के पास में एक महिला का आना उचित नहीं है, और बार बार कोई महिला आती है तो उसकी पत्नी को शक हो जाता है कि इनकी आंखें चार हो गई है, इस बात को सोचती है। आना अच्छा नहीं लगता और घुल मिलकर बातें करना तो उसे और भी बुरा प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में उसका मन सहज नारी ईर्ष्या भाव से पूरित हो जाता है और वह मन ही मन सोचने लगती है कि मैं सहजता से उन्हें इस तरह छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं भी क्या है बदला लूँगी, और वो भी ब्याज सहित। मैं भी उनसे ऐसा बदला लूँगी कि याद रखेंगे मैं उन्हें दुनिया भर में उनकी करतूत के लिए बदनाम नहीं किया तो मेरा भी नाम शारदा नहीं। मैं भी देखूँगी, मैं भी क्लास लूँगी। इस तरह शीला का मेरे पति से घुल मिलकर बातें करना और शीला द्वारा दूसरे का घर उजाड़ना कोई हंसी खेल नहीं है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस तरह किसी विवाहिता को धोखा नहीं दिया जा सकता। मैं इस स्थिति में आज ही यहाँ से चली जाऊंगी। मैं तो उनकी इस तरह की हरकतें देखकर घर से कब की चली गई होती, लेकिन शरद शारदा और शैलेंद्र का पुत्र है, इकलौता पुत्र। शरद के कारण ही तो मैं यहाँ रुकी हुई थी, क्योंकि शरद मेरा बेटा है। मैं उसे यहाँ छोड़ नहीं सकती, अकेला नहीं छोड़ सकती है, क्योंकि माँ के अंदर ममता, दया, करुणा और बच्चों के प्रति दुलार होता है, प्यार होता है, वात्सल्य होता है। इस कारण क्या है, शरद को शारदा छोड़ना नहीं चाहती, अकेला नहीं छोड़ना चाहती, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसी सोच के बीच वे मौन हो जाती है, मौन धारण कर लेती है। उसे कुछ सामान उठाने का स्वर सुनाई पड़ता है। वह सोचने लगती है कि कमरे में शैलेंद्र और शीला के बीच न जाने क्या बातें हो रही हैं। चलो मैं भी इन दोनों के बीच जाकर दो बातें कर लूं और इस बात का पता लगा लूं कि ये दोनों आखिरकार क्या सोचते हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। मैं भी तो जरा देखूं। यह तो इनके पास जाने से ही पता चल सकेगा। कमरे में से दोनों की फुसफुसाहट के स्वर आते हैं। वो जो बातें करते हैं उसका उन्हें स्वर सुनाई देता है। इससे शारदा के मन की शंका और बढ़ जाती है, वो शंकालु हो जाती है। वह सोचने लगती है कि अरे इन दोनों में तो घुट घुट कर बातें हो रही है, ये तो क्या है मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, चौंच लड़ा रहे हैं आपस में। घुट घुट कर बातें करने का मतलब ही यही होता है। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है, सरल अर्थ है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण है उसे देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में शारदा के मन में व्याप्त नारी स्वभाव के अनुसार शंका, ईर्ष्या, ये क्या है नारी के लक्षण होते हैं, या यूँ कहें कि नारी के गुण अवगुण कैसे भी हम कह सकते हैं, या नारी का स्वभाव में ये कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। तो शारदा के मन में व्याप्त नारी स्वभाव के अनुसार शंका, ईर्ष्या, जलन और ममत्व भाव का सहज
सहजी रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो नारी हृदय के यूँ मान के चलते हैं कि विष्णु प्रभाकर पारखी हैं। अच्छी तरह से उन्होंने क्या है अपनी एकांकियों में वर्तमान युग की जो पारिवारिक सामाजिक जो समस्याएं हैं उन पर अपनी एकांकियों में उन्होंने बहुत अच्छा चित्रण किया है। मानव स्वभाव के वो अच्छे मनोवैज्ञानिक एकांकीकार हैं, क्योंकि विष्णु प्रभाकर पर फ्रायड का जो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है उसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और साथ साथ में इनकी एकांकियों पर गांधीवाद और मार्क्सवाद या यूँ कहें कि साम्यवाद का प्रभाव भी हम देख सकते हैं। और प्रस्तुत गद्यांश भाषा मात्र मनोभावों के अनुकूल से सरल तथा शैली भावात्मक है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध लेखक या एकांकीकार के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। तो आज इतना ही, और आगे हम अगली और अंतिम इस पाठ्य पुस्तक की जो एकांकी है 7वें नंबर की लक्ष्मी का स्वागत, जिसके एकांकीकार है उपेंद्र नाथ अस्क, इसके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।